दोस्तों, एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ से। कैमरा बस्ती की तंग गलियों से गुजरता हुआ अंजलि पर टिकता है, जो लंबे समय के बाद इस जगह वापस लौटी है। लोगों की भीड़ उसे घेर लेती है, क्योंकि सब जानते हैं कि अंजलि पहले इसी बस्ती में पैदा हुई और पली भी है। अंजलि खुद सामने खड़ी होकर सबको बताती है, मैं इस बस्ती की बेटी हूँ, यही जन्मी हूँ और यही पली भी हूँ। लेकिन मेरी आप सबसे एक विनती है, प्लीज़ किसी को मत बताना कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। मेरी ठीक होने की खबर अभी बाहर नहीं जानी चाहिए। उसकी आवाज़ में दृढ़ता भी है और भावुकता भी। बस्ती के लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अंजलि की बात को गंभीरता से लेते हैं। कोई भी उसके रहस्य को बाहर लीक करने की हिम्मत नहीं करता। माहौल गहरा हो जाता है और तभी वहां आती है आरती। आरती के चेहरे पर कई सवाल हैं। वो धीरे धीरे अपनी माँ अंजलि के पास आती है और सीधे पूछ बैठती है, माँ, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पापा का कातिल कौन है? ये सवाल सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। अंजलि की आंखों में गुस्से और दर्द की झलक साफ नजर आती है। वो गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ आरती, मुझे सब कुछ पता है। तेरे पापा का कातिल कौन है, मुझे पूरी जानकारी है, लेकिन समय आने पर ही उसे उसकी सजा मिलेगी। आरती को माँ का जवाब अधूरा और रहस्यमयी लगता है। वो बार बार जिद करती है, अगर तुम्हें सब पता है तो हम उसे अभी सजा क्यों नहीं दिला रहे? आखिर कब तक हम चुप रहेंगे? अंजलि बेटी की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहती है, बेटा, अब वो वक्त आ चुका है। अब उसका हिसाब होगा। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी और अब देर भी नहीं लगेगी। आरती थोड़ी हैरान, थोड़ी राहत महसूस करती है। वो चाहती है कि अंजलि और ज्यादा खुलकर सच बताए, लेकिन अंजलि के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान होती है। वो अब कदम उठाने का फैसला कर चुकी है। इसी दौरान अंजलि अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल लगाती है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है युवराज। फोन मिलते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है। अंजलि का लहजा अचानक बदल जाता है। वो बेहद तंज भरे और खतरनाक अंदाज में बोलती है, कैसे हो दामाद जी? तुम्हारी शादी तो अधूरी रह गई थी ना? सुहाग रात भी पूरी नहीं हो पाई और पत्नी तो तुम्हें छोड़कर चली ही गई। अंजलि की बात सुनकर युवराज हक्का-बक्का रह जाता है। उसके चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। अंजलि की आवाज में अब ठंडा गर्म ताना और चेतावनी दोनों घुल चुके हैं। वो युवराज को सीधे सीधे धमकाने लगती है, तुम भूल गए युवराज की सच को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। 21 साल पहले जो भी हुआ था, वो मुझे सब पता है। और हाँ, उस दिन वहां सिर्फ तुम और तुम्हारे गुनाह ही नहीं थे। वहां एक आदमी भी खड़ा था, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अंजलि के इस बयान से माहौल अचानक और भारी हो जाता है। आरती ध्यान से अपनी माँ की हर बात सुन रही होती है। उसकी आंखों में हैरानी होती है, क्योंकि उसे पहली बार लग रहा होता है कि उसकी माँ ने कोई बड़ा राज छुपा रखा है, जिसे अब वो उजागर करने वाली है। युवराज दूसरी तरफ फोन पर चुप हो जाता है। उसके पास अंजलि की बातों का कोई जवाब नहीं होता। अंजलि का अंदाज बताता है कि अब वो अपने पुराने जख्मों को दबाकर रखने के मूड में नहीं है। अब वो अपनी बेटी और समाज के सामने न्याय की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं। यहीं पर एपिसोड का माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। अंजलि ने बस्ती और अपनी बेटी दोनों के सामने ये साफ कर दिया है कि उसका अतीत अब फिर से जी उठने वाला है। लेकिन यह अतीत क्या सिर्फ युवराज से जुड़ा है, या फिर इसके पीछे और भी गहरे राज छिपे हैं? अंजलि ने उसे साफ साफ कह दिया था कि इस नवरात्रि एक एक कर सभी गुनहगारों को सजा मिलेगी। अब युवराज के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। वो कांपती आवाज में बार बार पूछ रहा था कि सामने कौन बोल रहा है। लेकिन अंजलि ने अपनी पहचान उजागर करने के बजाय ये कहकर उसके दिल में डर और बढ़ा दिया कि सभी औरतें देवी का रूप होती हैं और अभी तुमसे खुद दुर्गा माता बात कर रही हैं। इतना सुनते ही युवराज के माथे पर पसीना छलकने लगता है। उसका दिमाग बार बार उसी रात को याद करने लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उस रात सब देख कौन रहा था। लेकिन बार बार यही ख्याल उसके दिल में आता है कि उस वक्त वहां अंजलि के अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था। तभी उसके दिल में ये शक पुख्ता हो जाता है कि शायद अंजलि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। घबराए हुए हालात में युवराज तुरंत राघव राजपूत को फोन लगाता है और कहता है, अंकल, अंजलि अब पूरी तरह ठीक हो गई है और इस नवरात्रि वो लड़ाई की पूरी तैयारी कर चुकी है। युवराज की यह बातें सुनकर राघव भी चिंता में डूब जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर अंजलि सामने आ गई तो उनके किए गए सारे पाप उजागर हो जाएंगे। इधर दूसरी तरफ कहानी का ट्रैक आरती और उसके परिवार की ओर बढ़ता है।
आरती हौंफते भागते अपने नाना के पास पहुंचती है ताकि उन्हें ये बड़ी खबर दे सके कि उनकी माँ अब पूरी तरह ठीक हो गई है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आती है, सामने वेद खड़ा दिखाई देता है। वेद उसकी राह रोक लेता है और बड़े प्यार से कहता है, आरती, अब मुझे अपना लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कली को छोड़कर हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन आरती इस वक्त किसी भी भावनात्मक जाल में नहीं फंसना चाहती। वो उसे कड़ाई से जवाब देती है, मेरे पास इन सब फिजूल बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। आरती की सख्त बातों से वेद तिलमिला उठता है और उसे अपनी ओर खींचकर कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दिखने के लिए नहीं आया। मुझे अपना लो, मैं सच में तुम्हें खो नहीं सकता। तभी अचानक वहाँ कली आ धमकती है। वो वेद और आरती को साथ देखकर आग बबूला हो जाती है और ताने मारते हुए कहती है, वाह! उधर पत्नी नवरात्रि की पूजा कर रही है और इधर पति रंगरेलियां मना रहा है। आरती, तुम्हें जरा भी आत्मसम्मान नहीं है? अपने ही घर में दूसरे के पति के साथ रोमांस कर रही हो। कली की यह बातें सुनकर वेद और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, चुप रहो कली, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। कली भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो ठहाका मारकर कहती है, छोड़ोगे तब तो जब मैं तुम्हें छोड़ने दूंगी। अब हमारी शादी कानूनी तौर पर पूरी तरह लीगल हो चुकी है। और वो शादी के कागज दिखा देती है। वो बताती है कि कैसे उस रात वेद नशे में था और उसी हालत में उसने शादी के पेपर्स पर साइन कर दिए थे। कली यह भी खुलासा करती है कि उस रात वो जानबूझकर वेद के करीब आई थी ताकि आरती को जलन हो। और इतना ही नहीं, जब वो वहां से जा रही थी, उस पर जानलेवा हमला भी उसी ने करवाया था। ये सुनकर आरती का खून खौल उठता है। वेद गुस्से में आते ही उन पेपर्स को हाथ में लेता है और वहीं फाड़कर जला देता है। ये देख कली बुरी तरह भड़क जाती है और आवेश में आकर वेद पर हाथ उठाने लगती है। तभी आरती बीच में आकर उसका हाथ रोक लेती है और कड़क आवाज में कहती है, हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसी एहसान फरामोश औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैंने तुम्हें पनाह दी, तुम्हें खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी भी कराई, और बदले में तुमने मेरे घर का चैन छीनने की कोशिश की। कली आरती की बातें सुनकर तिलमिला तो जाती है, लेकिन वहां से गुस्से में चली जाती है। उसके जाते ही वेद आरती की ओर देखता है और भावुक होकर कहता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ आरती। आरती भी अपने दिल की बात छुपा नहीं पाती और कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। ये सारी बातें सुनने वाली एक और शख्स वहां मौजूद होती है और वो है खुद अंजलि। वो पीछे खड़ी इन सब बातों को गौर से सुन रही होती है। अंजलि समझ जाती है कि अब आरती और वेद का रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि अंजलि अब एक बड़ा कदम उठाने वाली है। वो तय करती है कि कली को उसके हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अदालत में वो खुद कली का केस लड़ेगी। जब कली यह सुनती है तो हैरान होकर पूछती है, आप तो आरती दीदी की माँ हैं, फिर आप मेरा केस क्यों लड़ रही हैं? अंजलि बड़े गर्व से जवाब देती है, क्योंकि मैं कानून की पुजारन हूँ। जिसके साथ भी अन्याय होगा, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगी। इधर दूसरी ओर साविका आरती के पास पहुंचती है और उसे मनाने लगती है कि वो राजपूत हाउस चले। वो कहती है, आरती, तुम्हारी और वेद की शादी धूमधाम से कराई जाएगी और इस बार तुम्हारा केस खुद राघव राजपूत लड़ेंगे। अब दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कोर्ट रूम में कौन किसका केस लड़ेगा और जीत आखिरकार किसकी होगी। अंजलि और राघव आमने सामने होंगे या फिर कोई नया मोड़ सामने आएगा? यही अब देखने वाली असली जंग होगी।